सो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद गणित पर। आई होप आप सभी की तैयारी उतनी शानदार तरीके से चल रही होंगी, है ना। प्रैक्टिस को और शानदार तरीके से यहाँ आगे बढ़ाने के लिए हम सिलेक्शन सीरीज लेके आए आप लोगों के लिए, है ना। तो इस सिलेक्शन सीरीज का एक ही उद्देश्य है, हमारे एग्जाम को पार से पार लगाने का। इसके पूर्व की अगर बात करें तो हमने इस सिलेक्शन सीरीज में 2 लेक्चर कंप्लीट किए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो भी, है ना। यूनिट 12 जो कि एमपी टेट वर्ग 3 अपन देख ही रहे हैं, तो उसमें यूनिट 12 जो थी वो कंप्लीट की हम लोगों ने उस 2 लेक्चरों में। यहाँ हम जो अपनी यूनिट 11 है उसको अब कंप्लीट करेंगे। उसके कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने लिए हैं। टॉपिक की बात करें तो इसमें ये हो जाते हैं ना, 5-6 टॉपिक लिए गए हैं इस लेक्चर में, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जैविक वर्गीकरण की बात हो या जिसमें पादप जगत आ जाते हैं ना, जंतु जगत वर्गीकरण, मनुष्य में पाचन की बात, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन, तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य, साथ ही साथ मनुष्य में पेशी समन्वय नियंत्रण के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे इसमें। मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र, जो कि विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनसे निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनके कार्य क्या है, कोशिका एवं कोशिका अंग, विभिन्न कोशिकाओं के अंगों के कार्य, पादप तथा जंतु ऊतक और उसके प्रकार। साथ ही साथ दोस्तों, जैव अणु, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन आदि सब के बारे में हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको पता ही होगा, काफ़ी वास्ट सिलेबस दिया हुआ है, काफ़ी कुछ इतने छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े टॉपिक्स भी है। इनको मतलब कवर करना एक ही जरिया हो सकता है अभी के टाइम, तो प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मतलब लेवल अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो प्रैक्टिस के माध्यम से ही आ सकते हैं आपके, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है और इतने बड़े सिलेबस को इतने कम समय में पूरा करना बहुत बड़ा एक टारगेट होता है। सो फ्रेंड, आपके लिए एक ही ये होंगी मेरी सलाह कि आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। जहाँ से भी हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको अगर प्रैक्टिस मिलती है तो वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अगर जिस भी जैसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं अपने, एसएससी हो गया, आपका एक्साइज कांस्टेबल हो गया, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अधिकतर। जो कि अगर देखा जाए एग्ज़ाम इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं टॉपिक से बनते हैं ना। जहाँ तक हो गए कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो या विटामिन की बात हो, है ना, या फिर श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र की बात हो, तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रत्येक एग्जामों में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर इसका थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत फैक्ट अगर देख लिया होगा, तो हम लोग यहाँ एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी शानदार प्रदर्शन करोगे। और नहीं भी अगर आपकी तैयारी हुई होंगी पूरी, तो हम इतना सफिशिएंट कर लेंगे कि हम जब एग्ज़ाम देने जाए तो किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों को रखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं और उनसे रिलेटेड हो। इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोगों ने लिया हुआ है इसमें। और साथ ही फ्रेंड, आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें। इस बार ही सारी चीज़ों को मतलब इंक्लूड कर दे, कुछ भी कमी अपनी तरफ से बची ना रहने दे, ताकि बाद में पछतावा ना हो किसी चीज़ का, है ना। अधिकतर प्रैक्टिस करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हम स्टार्ट। और मेरी एक ही सलाह रहेगी कि जो लेक्चर नहीं देखे देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर थे। हो सकता है आपके शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन बन जाए ना, यूनिट 12 से देखने को मिले या यूनिट 11 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि एमपीएसबी का यही रिकॉर्ड रहा है कि कभी किसी एक यूनिट को टारगेट कर देता है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी नए यूज़र्स आए हैं, हमारे परिवार के सदस्य, उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की इस सीरीज़ को। तो यहाँ आज हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारी सीरीज़ का। पहले क्वेश्चन की बात कर तो जैविक वर्गीकरण का आधार किसने दिया था? आप लोग ये दोनों ही क्वेश्चन जो कि रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आप लोग काम करिएगा कि मेरे आंसर करने से पहले ही आप आंसर देने की कोशिश करिएगा इन दोनों ही क्वेश्चन का, है ना। जो भी स्क्रीन पे दिया रहता है
उस क्वेश्चन का आंसर आप पहले ही देने की कोशिश करिएगा। तो ये पॉज करके आप इसको देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए आप लोग। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीनियस। लीनियस ने जो कि सन 1935 में, सॉरी 1735 आएगा, 1735 में इन्होंने अपनी पुस्तक, है ना, अपनी पुस्तक में दिया था इन्होंने, जिसका नाम है सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुराई, सिस्टेमा नेचुराई में दिया था, है ना। इनका पहला संस्करण था दोस्तों, जो कि 1735 में हमें देखने को मिलता है। इस पर कई संशोधित संस्करण भी दिए थे इन्होंने, जो कि हम बात करें लास्ट संस्करण की, जो कि 10वां संस्करण 1758 का था, महत्वपूर्ण था, जो कि, है ना, उसमें क्या द्विनाम पद्धति का दिया था। द्विनाम पद्धति में यह रखा गया था, इसका आधार रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हर जीव को जो दो नाम, जैसे कि वंश हो गया, है ना, और क्या हो गया, जाति हो गई, तो यह देकर उन्होंने इस वर्गीकरण को और भी सरल बनाया था। और हम इसी के साथ अगर बात करें अरस्तु की, तो इन्होंने पहले वर्गीकरण को क्या में पशु वनस्पति में बांटा था। साथ ही साथ अगर हम बात करें डार्विन की, तो यह प्रकृति चयन और विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पांच जगत का वर्गीकरण किसने दिया। आई होप आप लोगों ने अगर थ्योरी में पढ़ा होगा तो इजीली आप कर सकते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हेटकर, जिन्होंने क्या किया था 1969 में यह प्रस्तुत किया था पांच जगत का। और पिछला तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, जो कि पहला, है ना, और साथ ही साथ 10वां संस्करण भी देख लिया था लिनियस जी का। तो यह रॉबर्ट हेटकर, जो कि 1969 में हमें देखने को मिलता है इनका। इनकी अगर बात करें पांच जगत में, तो इसमें देखने को मिलता है हमें मोनेरा, है ना, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के साथ फंगी, और साथ ही साथ प्लांटी आते हैं, और साथ एनीमिलिया देखने को मिलता है हमें। अब इसके अगर उद्देश्य की बात करते कि ये क्यों लाए गए थे, तो इसको पांच जगत का लाने का उद्देश्य यही था कि जो जीव होते थे उनकी कोशिकीय संरचना हो या फिर पोषण पद्धति हो, पारिस्थितिकी में जो भूमिका के आधार पर वर्गीकरण करना था, ताकि क्या हो सकता, क्योंकि वैज्ञानिक जो होते थे वो इस पे तर्क कर सके, है ना, और इसकी प्रकृति भी सचित रूप से प्रदर्शित हो, इसलिए। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हम किसी भी क्वेश्चन पर इतना देख लेंगे कि इसके आसपास अगर क्वेश्चन रहता है कोई हमारा एग्जाम में, तो वो हमसे छूटे नहीं, है ना। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, मोनेरा जगत में कौन आते हैं, बताइए साथियों। ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर आप पहले ही दे दीजिएगा, देने की कोशिश करिए, क्योंकि पॉज करने की आपके पास अच्छी खासी सुविधा है, तो आप पॉज करके पहले ही आंसर दे दीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जीवाणु, जो कि बैक्टीरिया होते हैं ना। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इसमें मोनेरा जगत में हमें ये प्रोकैरियोटिक जीव देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या नाभि की झिल्ली नहीं पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, है ना। और कौन से हो जाएंगे इसमें, इसमें हो जाएंगे आर्की बैक्टीरिया, हो जाएंगे साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है ना। इसी के साथ हमें माइकोप्लाज्मा भी इस मोनेरा जगत में हमें देखने को मिलता है। तो अगर इन चारों में से कोई अगर नाम आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः हम देखते हैं, इसमें आएगा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यह चारों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, क्लोरोफिल किस जगत में पाया जाता है। एमपीटेट वर्ग 2 में आया हुआ यह क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लांटी में, है ना। प्लांटी, तो इसका राइट आंसर। तो और किन किन में पाया जाता है, जैसे जो भी प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं जो जीव, उनमें यह देखने को मिलता है हमें।
और हम बात करें तो इसमें जैसे आ जाएंगे, इसमें मोनेरा देखने को मिलता है ना। साथ में हमें देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा, और साथ ही साथ दोस्तों प्लांटी, जो कि हमने अभी बात की, प्लांटी हमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही हमें इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। इसमें पौधे तो होते ही होते हैं, साथ में ये तीनों भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मोनेरा जो कि साइनोबैक्टीरिया का भाग है ना, प्रोटिस्टा जो कि एक कोशिकीय शैवाल है, प्लांटी जो कि बहुकोशिकीय हरे पौधे शैवाल होते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। जंतु जगत में कशेरुकी कौन से है? जहाँ सीधे क्वेश्चन होंगे वहाँ अपन सीधे सीधे आगे बढ़ते रहेंगे, और थोड़ा बहुत अगर कहीं देखना होगा तो वह देख लिया जाएगा। जंतु जगत में कशेरुकी कौन से है, बताइए इसका राइट आंसर है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली। मछली जो कि एक कशेरुकी जंतु जगत में आता है। हम बात करें कशेरुकी जंतुओं की, तो उसमें क्या होता है, जो भी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें रीढ़ की जो हड्डी होती है वो इम्पोर्टेंट इनमें देखने को मिलती है, तो यह कशेरुकी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हम अगर देखें तो इसमें हो जाएंगे जैसे मत्स्य वर्ग हो गया, जिसमें मछली आती है, शार्क हो गए, रोहू हो गए, है ना। साथ में हमको उभयचर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेंढक हो गए, है ना। और साथ में हम देखें तो रेप्टाइल जो कि सरीसृप वर्ग जो रेंगने वाले होते हैं, ये इनमें जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गए, मगरमच्छ, ये भी देखने को मिलते हैं हमको कशेरुकी इसमें। साथ में पक्षी वर्ग भी हो जाते हैं, जैसे कौवा, कबूतर, शुतुरमुर्ग, या फिर स्तनधारी जैसे गाय हो गया, मानव हो गया, हाथी हो गया, चमगादड़ हो गया। तो ये हमें कशेरुकी में देखने को मिलते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो वही अगर हम कशेरुकी की भी बात ही कर ही लेते हैं ना इस एक क्वेश्चन में। तो इसमें देखेंगे अकशेरुकी में, तो अकशेरुकी में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी अगर नहीं होंगी तो उसमें कौन कौन से जीव आ जाएंगे, जैसे कि कुछ एनिलिडा आ जाएंगे। एनिलिडा में कौन कौन होते हैं, केचुआ हो गया, जोक हो गया, है ना। जैसे मोलास्का हो जाएगा, तो मोलास्का में कौन आते हैं, घोंगा, ऑक्टोपस। ये इसमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होंगी वह अकशेरुकी में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पादप जगत में ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर। अगर थोड़ी स्पीड कम लग रही होंगी तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा अपने यूट्यूब के माध्यम से। वैसे तो हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को टारगेट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मुसेस। मुसेस जो कि इसमें अविकसित स्थलीय पौधे कहलाते हैं, ये तो मुसेस ब्रायोफाइट, सॉरी। जिनमें क्या होता है कि जो जड़ होती है, तना होती है या पत्ती होती है, तो ये मुख्य रूप से पाई नहीं जाती है इनमें। यह जल और स्थल दोनों ही इसमें, तो इसलिए इसे उभयचर की भी संज्ञा दी जाती है। अधिकतर ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो नमी वाले स्थान पर उगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह जो है, इसमें राइजाइड्स उपस्थित होते हैं ओनली। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज आवृत। बीज आवृत मतलब एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे होते हैं, जो कि जिसके बीज जो है फल के अंदर बंद रहता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें हमें जैसे गेहूं हो गया, है ना, गेहूं हो गया, धान हो गई, मक्का हो गई, साथ ही साथ आम हो गया, मटर हो गई। तो ये सभी हमें देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म पौधों के बीच में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फेरा के जीव कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, स्पंज होते हैं। यह एक जली जीव होते हैं जिनमें छिद्र होते हैं, है ना, जो शरीर से जल का प्रवाह होकर भोजन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। चलते साथियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का यह क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए मकड़ी। अगर हम आर्थ्रोपोडा जगत की बात करें, जंतु जगत की बात करें, तो यह सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का। इनका जो शरीर होता है काइटिन की बनी कठोर बाह्य कंकाल का बना होता है ना। अगर इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो इसमें कीट वर्ग देखने को मिलते हैं ना, कीट वर्ग देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में इसमें अरेक्निडा भी देखने को मिलता है, अरेक्निडा। साथ ही इसमें क्या माइरियोपोडा भी देखने को मिलता है हमें, माइरियो माइरियापोडा। अगर हम कीट वर्ग में बात करें तो इसमें हमको मिलेंगी चींटी, है ना, मधुमक्खी, साथ ही साथ मच्छर मिल जाएंगे, तिलचट्टा हो जाएगा इसमें, है ना। अरेक्निडा की बात करें तो इसमें हमें मकड़ी देखने को मिलती है, अरेक्निडा में मकड़ी हो जाएंगी, बिच्छू हो जाएगा, टीक हो जाएगा। साथ ही साथ हम मारियोपोडा की बात करें तो इसमें गोजर हो जाएगा, मिलीपीड हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही मकड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, स्तनधारी की विशेषता है। बताइए क्या है विशेषता इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, दुग्ध ग्रंथियां होती है, क्योंकि स्तनधारी अपने बच्चों को क्या दूध पिलाते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताइए आप सभी, इनमें से राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पाचन की बात करें तो ये हमें मुख गुहा से शुरू होता हुआ दिखाई देता है। जो क्या हमारे जो दांत होते हैं वो भोजन को टुकड़ों में काटते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो टाइलिन एमाइलिन जो एंजाइम्स होते हैं वो जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। टाइलिन एमाइलिन जो एंजाइम होते हैं स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं। उसके साथ साथ ही अपघटन क्रिया शुरू हो जाती है स्टार्च का। अगर हम बात करें पाचन की श्रृंखला की, तो इसमें सबसे पहले मुख देखने को मिलती है ना। उसके बाद क्या देखने को मिलती है? पहले तो आ जाएगा मुंह, देन उसके बाद देखने को मिलेगा हमको अन्न नलिका। उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें? आमाशय देखने को मिलता है। देन हमको देखने को मिलेगा छोटी आंत। उसके बाद हमें देखने मिलता है बड़ी आंत। देन हमको देखने को मिलेगा मलाशय और गुदा। तो इस तरह से ये एक संरचना हो जाती है पाचन तंत्र की, हमारे पाचन की। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वसा के पाचन में कौन सा अंग सहायक है? साथ ही एक इस पे एक वाक्य भी बनता है, जैसे किसी को याद नहीं रहे कि मुंह, अन्न नलिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे मेरा अन्न आज छोटी बड़े मार्ग से गुजरा, मेरा अन्न, है ना, आज छोटे बड़े मार्ग से गुजरा, मेरा अन्न छोटे बड़े मार्ग से गुजरा। इस तरह से वाक्य से याद भी कर सकते हैं इसको। बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर। ऑप्शन बी यकृत, जो कि लीवर, जिसका पाचन वसा का पाचन करने में सहायक होता है। यकृत में क्या होता है साथियों? पीतरस बनता है। क्या बनता है? पीतरस का स्त्रावन होता है। तो पीतरस क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण करता है ना। वसा का क्या करेगा? इमल्सीकरण करेगा। देन उसके बाद क्या होता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, पाचन में मदद करता है हमारे। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, श्वसन की मूल इकाई। बताइए इसमें से श्वसन की मूल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी एल्वेयोलाई, जो कि फेफड़ों में पाई जाती है, जिसमें गैस विनिमय होता है ना। मतलब O2 का हम रक्त में और CO2 को बाहर करने की क्रिया होती है यहाँ से। चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों, देखेंगे क्वेश्चन 14। मनुष्य में फेफड़ों में कितनी एल्वेयोलाई देखने को होती है? बताइए इसका राइट आंसर, कितनी होती है इसकी संख्या?
इसकी संख्या हो जाएंगे साथियों ऑप्शन बी 30 करोड़। हमें एल्वियोलाई देखने को मिलती है हमारे फेफड़ों में, जो कि ऑक्सीजन का अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करती है ना, जैसा कि हमने बात किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, उत्सर्जन की इकाई क्या है? बताइए इसका राइट आंसर इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि हमारी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना, जो कि उत्सर्जन की भी इकाई है। तो इसी में मूत्र का निर्माण होता है साथियों। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुर्दे में, किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन। हम बात करें नेफ्रॉन की संख्या की, तो यह 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं हमारे इसमें गुर्दे में। 10 लाख आ जाती है इसकी संख्या। और अगर इसके कार्य की बात करें तो यह क्या होता है, रक्त को छानकर क्या करता है, अपशिष्ट रक्त को छानकर अपशिष्ट जो होते हैं हमारे इसमें रक्त में, उनको बाहर करने की क्रिया करता है ना। तो इसका कार्य हो जाएगा काफी इंपॉर्टेंट कार्य। चलते अगले क्वेश्चन पर साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? एम्पिटेट का यह क्वेश्चन। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्वे ने। हार्वे ने जो कि 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी, है ना। इन्होंने कहा था कि भाई हृदय को पंप की तरह बताया था इन्होंने सॉरी, है ना। हृदय को क्या कहा था, पंप की तरह बताया था कि पंप करता है। तो यह तारीख भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि सन है ना 1628। पूछ लिया जाएगा जैसे कि रक्त परिसंचरण की खोज कब की थी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हृदय की दीवार कितनी परतों से बनी है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 परतों की बनी होती है हृदय की दीवारें। अगर हम हृदय की 3 दीवारों की चर्चा करें तो इसमें क्या हो जाता है, एपिकार्डियम हो जाता है ना, एपिकार्डियम। दूसरी की बात करें तो हम माइकोकार्डियम हो जाती है, मायोकार्डियम। तीसरी की हम बात करें साथियों तो इसमें एंडोकार्डियम हमें देखने को मिलती है ना। तो यह तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें इन तीनों ही परतों की, तो इसमें एपिकार्डियम जो होती है सबसे बाहरी परत होती है ना, बाहरी होती है। और माइकोकार्डियम कौन सी होती है, जो मध्यक्रिय होती है। और एंडोकार्डियम की बात करें तो ये सबसे भीतरी परत होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन कि हृदय की दीवारें कितनी परतों की होती है, 3 परतें, एपिकार्डियम, माइकोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जिसमें एपिकार्डियम, एपी मतलब बाहर, एंडो मतलब भीतर, एंडो मतलब अंदर, अंदर मतलब भीतर। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 19 देखेंगे, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? साथियों ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ कवर कर लेंगे कि आसपास का कोई अगर क्वेश्चन आता है ना, तो वो हमसे छूटेगा नहीं। ये पूर्णतः आपके सिलेबस पर ही आधारित क्लास है और उन्हीं को प्रैक्टिस में लिए गए, उन्हीं क्वेश्चनों को आसपास के आपके जो एग्जाम में देखने को हो सकता है कि इन्हीं सीरीज में से आपको कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। क्वेश्चन 90 का आंसर बताइए आप, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, रक्त कणिकाएं जो होती है यह रक्त को जमाने का कार्य करती है। जो कि रक्त स्त्रावन जो होता है वो रुकना कठिन हो जाता है, तो यह कार्य करती है। अगर इनकी कमी हो जाए, प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाए तो रक्त स्त्रावन को है ना रोकना कठिन कार्य हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मानव हृदय कितने कक्षों वाला है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 कक्ष हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं ना, 2 आलिंद देखने को मिलते हैं हमें। और 2 होते हैं इसमें नीलय होते हैं, जैसे हमने देखा है दाया आलिंद बाया आलिंद, है ना। वैसे बाया नीलय दाया नीलय ये हमें देखने को मिलता है।
तो जो वायानिलय जो होता है वो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। तो साथियों हमने जो कि क्वेश्चन 18 में देखा था इसके हृदय की परतों के बारे में जो कि 3 होती है और ये है इसके कक्ष जो कि चेंबर है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया 3 होते कि 4 होते, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा इस स्लाइड को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। पुष्प जननांग का प्रमुख भाग है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृषण। वृषण जो होता है उसमें शुक्राणु बनते हैं ना, और यह पुरुष जननांग का प्रमुख भाग भी होता है वृषण, जिसमें शुक्राणु बनते हैं और इसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जिस जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेलोपियन नली में देखने को मिलता है महिला निषेचन की क्रिया हमें। तो हम फेलोपियन नली की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो होता है अंडाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ये हमें फेलोपियन नली में मिलते हैं जो कि युग्मनज बनाते हैं ना, जाइगोट बनाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भ्रूण को भोजन कौन पहुंचाता है। साथियों बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भनाल जो होती है भ्रूण को भोजन पहुंचाने का कार्य करती है, जिसमें पोषण होता है भ्रूण का है ना, श्वसन अपशिष्ट निर्माण के कार्य भी करती है। चलते साथियों आप सभी को पता होगा, नॉर्मली क्वेश्चन है जो अधिकतर हमारे साथियों को पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 24 देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। एमपी पटवारी 2023 का यह क्वेश्चन, बताइएगा आप इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें जो कि हमारे मस्तिष्क का लगभग 85% भाग को कवर करता है यह। अगर हम मस्तिष्क के भागों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के भाग देखने को मिलते हैं हमें, जो कि हो गया प्रमस्तिष्क हो जाता है ना, प्रमस्तिष्क, साथ ही साथ लघु मस्तिष्क, और साथ में हमें मस्तिष्क तना जो कि ब्रेन स्टेम भी देखने को मिलता है। मस्तिष्क तना, तो सेरिबलम से सेरिब्रम और साथ में ब्रेन स्टेम हमें देखने को मिलता है। तो सबसे छोटा भाग की अगर चर्चा करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो कि सेरिबेलम, ये जो होता है ये सबसे छोटा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, जो कि 10% भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, सेरिबेलम। अगर हम हमारी जो क्लास थी जो भी इस पे यूनिट 11 पे हमने जो क्लास बनाई थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जिसमें हमने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ कवर किया था। अगर हमारे जिस किसी साथी ने नहीं देखी होंगी तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 25 देखते हैं। रीढ़ की हड्डी से कितने युग्मनित तंत्रिकाएं निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इससे हमें 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स निकलती दिखती है, जो शरीर में संदेशों का क्या करती है, लाती ले जाने का कार्य करती है ना। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। रिलैक्स क्रिया कहाँ होती है, रिफ्लेक्स क्रिया, सॉरी, बताइए इसका राइट आंसर। रिफ्लेक्स क्रिया कहाँ देखने को मिलती है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीढ़ की हड्डी के द्वारा रिफ्लेक्स क्रिया देखने को मिलती है हमें। तो यह जो क्रिया होती है एकदम त्वरित प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे गर्म चीज़ों को छूने पर यह क्रिया करती है एकदम। तो चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 को देखते हैं। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों। अगर बात करें ड्यूरा मैटर की, एरेक्नाइट की, पिया मैटर की, तो यह मस्तिष्क को ढकने में यह तीनों ही झिल्लियाँ उपयोगी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, है ना। ये तीनों ही जो झिल्ली होती है ये ढकने का कार्य करती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। 1.4 ग्राम किलोग्राम हमें देखने को मिलता है ना, जिसमें 1400 ग्राम भी हमें देखने को मिलता है, कई कई ऐसे ऑप्शंस में आ जाता है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन को देख लीजिएगा। औसतन क्या होता है कि 1.3 से 1.4 तक के रहता ही है मस्तिष्क का भार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। आप ये ऑप्शंस को देख लीजिएगा, इस टाइप से बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखें तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में के दो भाग क्या है? स्वायत्त तंत्रिका के दो भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जो कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा। इसके दो भाग देखने को मिलता है तंत्रिका। अगर हम सिंपैथेटिक अंगों की बात करें तो यह सक्रिय करता है ना। और पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, तंत्र की बात करें तो यह शांति संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। दृष्टि के लिए उत्तरदायी भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी सेरिब्रलम, जो कि मस्तिष्क का भाग हमें देखने को मिलता है सेरिब्रलम। ये क्या करता है? आंखों से जो आने वाले जो संदेश होते हैं उनकी व्याख्या करता है कि भाई क्या है ये, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है, तो इसके बारे में यह देखता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है वो हमारी गति को नियंत्रित करने वाला अंग होता है। जो भी संवेदी जो इनपुट होते हैं वो हमारे मांसपेशियों को लेकर, मतलब संवेदी इनपुट को लेकर वो क्या करता है कि मांसपेशियां जो होती है उन्हें आदेश भेजता है कि भैया ऐसे कार्य करो, अब ये करना है। जैसे जो भी हम, जैसे किसी चीज को उठाने की बात हो, किसी चीज को रखने की बात हो, तो ये इनपुट लेकर वह हमारे मांसपेशियों को आदेश देता है, हम झट से उठा लेते हैं किसी भी चीज को, है ना, फटाक से कोई भी क्रिया कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखेंगे। मानव शरीर में तंत्रिका और मांसपेशियों के बीच संदेश कौन पहुंचाता है? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरॉन। तो मस्तिष्क ने भाई ऑर्डर दिया मांसपेशियों को, तो भैया बीच में भी तो कोई करेगा ना काम, तो न्यूरॉन होता है ना। न्यूरॉन तंत्रिका होती है और मांसपेशियों के बीच में क्या होता है? संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ऐच्छिक वॉलंटरी गति को नियंत्रित करने वाला भाग है, बताइए कौन सा है? ऐच्छिक गति को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रलम। जो होता है वो हमारे ऐच्छिक गति को नियंत्रित करने का कार्य, जैसे लिखना, चलना, ये हमारी ऐच्छिक गति हो गई है ना, या फिर यह पोस्चर बैलेंस वाला भी सीन हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है हमारा इस टॉपिक पे तो कृपया कर लेक्चर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें हमने लोगों ने डिस्कस की थी उस लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। काफ़ी सरल वे में हमने उस लेक्चर को डिस्कस किया है। मानव शरीर में संतुलन एवं समन्वय किससे होता है? और साथियों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और अच्छे से कमेंट करिए, है ना। इतने शानदार आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही लाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने इसके पहले क्वेश्चन में बात की थी इसके के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रलम, जो कि हमने बात की थी शरीर के संतुलन और मांसपेशी समन्वय से बारे में। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेंड्यूला। मेंड्यूला जो होता है ये अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि श्वसन हो गया, ये हमारे इच्छा के विरुद्ध है। मतलब हम इच्छा से नहीं करते तो श्वसन तो चलते ही रहता है। हृदय गति हो गई, ये भी हमारी इच्छा पर होती है क्या? नहीं होती है। पाचन की लय हो गई, ये भी हमारी इच्छा के, मतलब वो तो ऑटोमेटिक अनिच्छिक होती है ना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर मेंड्यूला हो जाएगा। यह हमारे क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, क्या कहा जाता है इनमें से? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहिनी रहित ग्रंथियां होती है ना। तो इन्हें वाहिनी रहित ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो ये क्या होती है? ये जो रक्त होता है, रक्त, तो ये हार्मोन स्रावित करती है, सीधे रक्त में हार्मोन स्रावन करने का कार्य करती है और हार्मोन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? आप लोग शायद इस क्वेश्चन से परिचित होंगे पहले से। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसे, है ना। तो ये जो अन्य ग्रंथियां जो होती है, जैसे थायराइड हो गया, अधिवृक्क हो गया, या फिर जनन ग्रंथियां जो होती है, उनको नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो होता है उसको स्त्रावित करने का कार्य करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। अन्य ग्रंथियों की बात करते हैं इसमें थायराइड, अधिवृक्क, जनन, जो कि हमने अभी देखा, इनको नियंत्रित करने वाला हार्मोन को स्त्रावित करती है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 38 देखेंगे। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्रावन करती है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन। यह थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्त्रावन करने का कार्य करती है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म हो गया या फिर वृद्धि, ऊर्जा संतुलन की बात हो, इनको नियंत्रित करने का कार्य करती है ये सारी। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन सीरीज का। तो सभी को परिचित होंगे सभी लोग इस क्वेश्चन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घेंगा रोग हमें देखने को मिलता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है और गले में सूजन दिखाई देती है ना हमारे, तो जिससे घेंगा रोग कहते हैं, है ना। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन 14 देखेंगे। अग्नाशय से स्रावित इंसुलिन का कार्य है। क्या कार्य है अग्नाशय से स्रावित इंसुलिन का इसमें? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना। यह इसका कार्य हो जाता है इंसुलिन का। जो कि अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है ना, वो क्या करता है? हमारे रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो अगर हम इसकी कमी की बात करते हैं तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा? इसकी कमी से हमें डायबिटीज देखने को मिलता है, मधुमेह देखने को मिलता है इसकी कमी से। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। एड्रेनालिन हार्मोन का स्त्रावन कब अधिक होता है? यह जो कि एक आपातकालीन हार्मोन है ना। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भय और उत्तेजना की स्थिति में हमें यह एड्रेनालिन हार्मोन देखने को मिलता है। तो शरीर को इसे फाइट और फ्लाइट मोड देने का कार्य करता है शरीर को। भय, क्रोध, उत्तेजना की स्थिति में अधिक स्रावित होता है। और हमने बात की ही थी कि आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं इसको, एड्रेनालिन हार्मोन को। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 42 देखेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दे के ऊपर, अर्थात ऑन किडनी, मतलब किडनी के ऊपर देखने को मिलती है हमें, है ना। तो इसकी अगर बात करें तो अधिवृक्क का क्या कहता है? यह एड्रेनालिन हो गया, है ना, नॉन एड्रेनालिन हो गए या फिर कॉर्टिसोल हो गए, यह हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी से ग्लैंड से हमें देखने को मिलता है इसका स्रावन। इसकी कमी से साथियों बोनापन हमें देखने को मिलता है ना। तो हमने पिट्यूटरी के बारे में भी इस लेक्चर में पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा था। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 44 देखेंगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मधुमेह, डायबिटीज हमें देखने को मिलता है इंसुलिन की कमी से।
जो कि रक्त और मूत्र में शर्करा बढ़ा देता है ना, जिससे बढ़ जाता है, जिससे हमें मधुमेह देखने को मिलता है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किस हार्मोन से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण हमें देखने को मिलता है। जिसमें शरीर में दाढ़ी मूछ हो गया है ना, इस तरह का विकास हो या फिर मासिक धर्म की क्रिया हो, तो इससे हमें यह देखने को मिलती है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे 46, स्त्रियों में अंडाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो साथियों कुछ क्वेश्चनों का लेवल तो एकदम झिंगुर जैसा है, लेकिन कुछ इनमें कुछ क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा लेवल है ना। सारे टाइप्स के हम लोगों ने क्वेश्चन इसमें रखे हैं। तो बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है। इसी के माध्यम से हमें मासिक धर्म की क्रियाओं को नियंत्रित कर पाती है फीमेल्स। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। एस्ट्रोजन है ना। क्वेश्चन 47 देखेंगे, पुरुषों में वृषण से कौन सा हार्मोन बनता है? तो वृषण से हमने डिस्कस किया ही था साथियों। को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है इससे वृषण से। तो यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कौन सी ग्रंथि शरीर को चयापचय नियंत्रित मतलब मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का कार्य करती है? बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? कौन सी ग्रंथि होंगी जो इसको नियंत्रित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड। थायराइड जो ग्रंथि होती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह जो होती है ऊर्जा उत्पादन हो या फिर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया हो या फिर ऑक्सीजन के उपभोग को नियंत्रित करने का कार्य यह करती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य है। क्या कार्य करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन? बताइए इसका राइट आंसर। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटेन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था बनाए रखना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। यहीं पे भ्रूण के लिए जो होता है यह गर्भाशय तैयार करने का कार्य करता है भ्रूणों के लिए। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि हमारी नींद जागने के चक्र हो गया है ना, अजैविक घड़ी, इनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। हमारे स्लीपिंग साइकिल को नियंत्रित करने का कार्य करता है जो कि मेलाटोनिन। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, शरीर में कैल्शियम संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है। क्या है इसमें से संतुलन को बनाए रखने वाला? ऑप्शन ए, कैल्सिटोनिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि क्या करता है रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करता है। हमारे रक्त में तो स्तर को कम कर देगा, लेकिन हमारी जो हड्डियां होती है उसमें कैल्शियम भंडारण को बढ़ाता है। तो यह किसके द्वारा देखने को मिलता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन की वजह से देखने को मिलता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, पाराथायराइड ग्रंथि का हार्मोन है। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटीएच। इसका अर्थात पैराथायराइड हार्मोन। क्या होता है इसका? पैराथायराइड हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ना, पाराथायराइड पाराथायराइड हार्मोन जो होता है यह क्या करता है साथियों, जो हमारे रक्त में है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है ना। तो रक्त में कैल्शियम स्तर यह बढ़ाता है। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? कैल्सिटोनिन के बारे में देखा था, जो हार्मोन वो हमारे रक्त से कैल्शियम के स्तर को कम करने का कार्य कर रहा था। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा है? ये रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
यह साथ ही साथ ये हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और रक्त में लाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हाइपोथैलेमस का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, मतलब अर्थात शरीर का तापमान नियंत्रित करना। ऑप्शन है, ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये हमारे भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई और भावनाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, हृदय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए एनएफ, एट्रियल न्यूक्लियरेटिक फैक्टर। हृदय से यह हार्मोन्स निकलता है ना, जो कि रक्तचाप है ना और साथ ही साथ जल लवण को संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य करता है, एट्रियल न्यूक्लियोटिक फैक्टर। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, एचसीजी, ह्यूमन क्रोनिक गैनोट्रोपिन। यह हार्मोन देखने को मिलता है हमारे शरीर में। काफ़ी वैज्ञानिक टर्म है, काफ़ी वैज्ञानिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बार बार दोहराते रहिएगा, बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा सारी चीज़ें। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, स्तनपान के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन। जो हार्मोन होता है ये स्तनपान के लिए आवश्यक होता है। यह शिशु के जन्म के बाद स्तनपान में मदद करवाता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, शरीर की जैविक घड़ी किस ग्रंथि से नियंत्रित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए, पीनियल। जो ग्लैंड होती है इससे हमारी जैविक घड़ी नियंत्रित होती है, जैसे कि मेलाटोनिन से नींद और जागरण चक्र को प्रभावित करती है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, एड्रेनालिन हार्मोन का दूसरा क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन हार्मोन का दूसरा नाम है ना। यह क्या करता है, हृदय की गति को बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है हमारे शरीर में और मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा देने का काम भी यह करता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, मधुमेह रोगियों का मूत्र कैसा होता है? जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके मूत्र की अगर बात की जाए तो इसमें क्या पाया जाता है, ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज इसमें पाया जाता है मूत्र में। यही डायबिटीज का प्रमुख लक्षण होता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कौन सी ग्रंथि मिश्रित है ग्रंथि है? ऑप्शन ए हो जाएगा अग्नाशय। जो ग्रंथि होती है वो मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसमें क्या होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यह दोनों का स्त्रावन करने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स आज के यही क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। हम अगला लेक्चर आज ही डालेंगे। बाकी के बच्चे क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, हम 100 क्वेश्चन करते हैं, बट आज टेक्निकल थोड़ा इश्यू है, इस वजह से आज हम 60 क्वेश्चन को ही याद देखते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होंगी आज की क्लास। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे इसमें, काफ़ी अच्छे आपके हो सकता है आप लोगों के काफ़ी अच्छे आंसर्स और रहे होंगे इसमें काफ़ी सही आंसर आप लोगों ने देने की कोशिश की होंगी। तो फ्रेंड आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा।
तो फ्रेंड्स इसी यूनिट के जो कि यूनिट 11 के हम जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो साथियों आप लोग सभी बने रहिएगा, इसी तरह का शानदार लेक्चर हम लेके आएंगे और अच्छे हमें डिस्कशन को अच्छा शानदार बनाएंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर के साथ में। आप रखिए तब तक अपना ध्यान और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए, जिस भी प्लेटफॉर्म से मिले आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलो साथियों, धन्यवाद आप सभी का।